पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने की ओर है और सरकार बनाने की प्रक्रिया में इस वक्त अमित शाह पूरी भूमिका निभा रहे हैं। पहले वो चुनाव प्रचार में रहे और उसके बाद अब पर्यवेक्षक बनकर के पूरे बंगाल की जो सरकार का पूरा खाका है वो स्वयं खींच रहे हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के कि अमित शाह आखिर क्यों पर्यवेक्षक बन करके बंगाल में डेरा डाले हुए हैं और क्यों उनको मोर्चा संभालने की ज़रूरत पड़ी है, इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ इस वक्त जितेंद्र जी हैं। जितेंद्र जी, बड़ी बात है, बहुत सारे नेता हैं, सीएम चुनना था और विधायक दल की बैठक करानी थी, सारा सब कुछ कोई और भी करा सकता है, लेकिन देश के गृह मंत्री पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं बंगाल में। क्या खास बात है ऐसी? देखिए, बीजेपी को जो जीत मिली है ना, उसमें बहुत बड़ा योगदान अमित शाह का भी है, क्योंकि जिस तरीके से ज़मीनी स्तर पर वो लगातार वहाँ पर रैलियाँ करते रहे, संगठन को मजबूत करते रहे। और चुनाव के दौरान हमने देखा कि 15 दिन तक वो वहीं पर रहे, पूरा डेरा डाले रखा उन्होंने। बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल जीतना बहुत इम्पॉर्टेंट था। और मैं आपको बताऊं कि 2014 का ना एक अमित शाह का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है। एक रैली कर रहे थे कोलकाता में वो, और उस टाइम बीजेपी वहाँ पर अपना पैर पसार रही थी। अमित शाह रैली कर रहे थे। अमित शाह ने ये बोला था कि ममता दीदी ने उनको ये बात चैलेंज दिया था कि अमित शाह कौन है। अमित शाह ने रैली में जवाब देते उनको बोला था कि मेरा नाम अमित शाह है और मैं तुम्हें यहाँ उखाड़ फेंकने आया हूँ। 12 साल का समय लगा है, अमित शाह ने वो कर दिखाया है। अमित शाह को कहीं ना कहीं जो चैलेंज अगर कोई करता है ना, तो उसका जवाब पूरी तरीके से देते हैं। जब तक वो पूरी तरह ख़त्म नहीं कर देते हैं तब तक वो चैन से नहीं रहते। अब चूंकि बीजेपी बंगाल में जीत चुकी है, सरकार बनाने का वायदा अमित शाह को इसलिए बनाया गया है पर्यवेक्षक, कुलदीप, ये समझिए, क्योंकि बंगाल एक ऐसा राज्य है जो बॉर्डर का इलाका पड़ता है। अमित शाह गृह मंत्री हैं देश के। उनको ये सुनिश्चित करना है, जो घुसपैठिया का इतना बड़ा मुद्दा रहा है और अमित शाह ने लगातार ये बात बोली है, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर वापस भेजेंगे। उनको इसलिए भेजने का जो सबसे बड़ा बीजेपी के कारण है कि वो समझे, डेमोग्राफी समझते हैं और ज़मीनी स्तर पर बीजेपी की स्थिति क्या है, किस तरीके से बंगाल की स्थिति है, वो सब समझते हैं। कितना मुश्किल रहने वाला है उनके आगे चल के रहने के लिए, कौन कौन सी परेशानियाँ आ सकती हैं। क्योंकि देखिए, गृह मंत्री के नाते उन्होंने ये भी बोला कि जब अब रिजल्ट आ जाएंगे, सरकार बनने का न्योता भी रहेगा, उसके बाद भी सीआरपीएफ की कंपनियाँ वहाँ पर रहेंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि बंगाल एक ऐसा राज्य है, कभी भी डिस्टर्ब वहाँ पर हो सकती है, डिस्टर्बेंस क्रिएट की जा सकती है। और हमने देख भी रहे हैं कि कुछ जगहों पर छुटपुट हिंसा की खबरें लगातार आ रही हैं। अब वो रिपरकशन है बीजेपी की जीत के, ममता बनर्जी को झेलने पड़ रहे हैं, क्योंकि देखा हमने लगातार बीजेपी। सवाल इस बात को लेकर के है कि पर्यवेक्षक बनकर के जो सरकार का पूरा खाका खींचने वाला है, क्योंकि उसको लेकर के डेमोग्राफी को समझना बहुत ज़रूरी है। आपने जो बात कही ना कि अमित शाह को क्यों भेजा गया है, उसके पीछे की आप समझिए चीज़ों को, कि बीजेपी दूर की सोचने वाली पार्टी है। ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री किसी को भी बना देंगे, बहुत सोच समझकर मुख्यमंत्री बनाना होगा उनको। सरकार किस तरह की चलनी है, क्योंकि डेमोग्राफी को ध्यान में रखते हुए, जो ज़मीनी स्तर पर पूरे बंगाल को जानता हो। अमित शाह ने रैली में बोला था कि जो भी मुख्यमंत्री होगा बंगाल का रहने वाला होगा, बंगाल का निवासी होगा, बंगाली भाषा बोलने वाला। क्योंकि बाहरी जो एक टैग लगाने का प्रयास किया था ममता दीदी ने, उसको कहीं ना कहीं काउंटर करते हुए ये बात उन्होंने बोली थी कि बंगाल का ही बाशिंदा होगा। और अब बीजेपी को, क्योंकि वो बाशिंदा चुनना है कि किसको बनाना किसको नहीं बनाना, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो चर्चाओं में चल रहे हैं और बीजेपी को ये तय करना है। आज हो सकता है आज या कल में विधायक दल की मीटिंग हो जाएगी और उसमें तय कर लिया जाएगा कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन बहुत से नाम हैं, उन पर चर्चा कर रही है, क्योंकि पार्टी का एक इनका कोरम है, एक क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो जिस तरीके से व्यवस्थाएं बनी हुई हैं उनको वो लोग फॉलो करते हैं। उसी के आधार पर अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया गया है। विधायक दल की बैठक होगी, भले ही नाम पहले से तय कर लिया हो बीजेपी ने किसको हमको चुन के देना, किसको नहीं देना, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, कोई भी नेता हो, तो उनको लेकर वो तय कर चुके होंगे। लेकिन एक प्रोसेस होता है पूरा कि विधान मंडल का जो नेता चुना जाएगा, उसी को फिर आगे कमान दी जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसको पार्टी फॉलो कर रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह ही क्यों, अमित शाह का आपने पूरा बताया कि अमित शाह क्यों हो रहे हैं, लेकिन क्या सरकार चुनने में कोई बाधा है? मतलब मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर क्या कोई बाधा है, या नाम लगभग ये है कि जो तय है, या कुछ संभावित चेहरे चुन लिए गए, मतलब एक लिस्ट तैयार कर ली गई कि 3-4 हैं नाम, उनमें से कुछ, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है? कन्फ्यूजन कोई नहीं है, लेकिन क्या होता है ना कि जब राजनीति में होते हैं तो बहुत से चेहरे ऐसे होते हैं जिनके दम पर पार्टी चुनाव लड़ती है। उनमें से बहुत से नाम ऐसे हैं जो चर्चा में चल भी रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी को उनमें से बहुत बड़ा नाम है, और अग्निमित्रा पॉल हैं। मेरे पास पूरी एक लिस्ट है जिन पर बीजेपी चर्चा भी कर रही है। और समीक भट्टाचार्य हैं, पूर्व बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और अग्निमित्रा पॉल जैसा मैंने नाम लिया, सुकंता मजूमदार है, केंद्रीय मंत्री रहे हैं और सांसद हैं।
आरएसएस से क्योंकि वो आते हैं, उनका मजबूत पक्ष माना जा रहा है। दिलीप घोष हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, और दिलीप घोष का नाम भी बड़ा इस वक्त चर्चाओं में है क्योंकि कद्दावर नेता माने जाते हैं, बंगाली हैं और ज़मीन को भी अच्छी तरह समझते हैं, बंगाल की पृष्ठभूमि किस तरीके से है। इसी तरीके स्वप्न दास गुप्ता हैं, संजीव सान्याल है। संजीव सान्याल हालांकि एक बड़ा नाम है, बंगाली चेहरा है, उनको भले भेज दिया गया नीति आयोग में अभी। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन पर चर्चा कर रही है। लेकिन बीजेपी को देखिए, क्योंकि लंबी राजनीति करनी है, हमने देखा है कि बीजेपी हमेशा नामों में चौंकाती है, और बंगाल में भी हो सकता है कोई नाम ऐसा चौंकाने वाला सामने आ जाए कि सबको लगे कि अरे ये कहाँ से निकल कर आ गया। हमने देखा है, चूँकि बंगाल में महिला मुख्यमंत्री थी, बीजेपी ने महिलाओं को लेकर बहुत सारे दावे किए, महिला सुरक्षा को लेकर बहुत सारे दावे किए, तो हो सकता है बीजेपी किसी महिला को लेकर भी आगे बढ़ सकती है। अगर महिला आ जाती है, ये जो लिस्ट आपने बताई, अगर क्योंकि सबसे टॉप पर तो जो चर्चा है ये पूरा बंगाल ये देख रहा है कि शुभेंदु का अधिकारी का, लेकिन अगर किसी दूसरे तीसरे का नाम आ जाता है या उसको निकाल देते हैं, क्या उस दौरान निकले हुए असंतोष या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट को संभालने की जिम्मेदारी भी नहीं उठता है? उसका तो कोई मतलब ही नहीं उठता कि कोई इफ एंड बट करेगा, जो पार्टी ने तय कर लिया है। आप देख लीजिए ना, पिछले कई राज्यों के चुनाव में गिरा सकता हूँ आपको कि किसी ने चूं तक नहीं करी कि हाँ भाई इनको क्यों बनाया गया है। लेकिन ये बंगाल टफ डेमोक्रेसी है, आप समझिए। बंगाल टफ प्रदेश है, इसीलिए बिहार से ज़्यादा टफ नहीं था, बिहार भी उतना ही टफ था। इसीलिए अमित शाह गए हैं। देखिए, ये चूँकि अमित शाह गृह मंत्री हैं और कई दिनों तक वहाँ रहे हैं, उनको पूरी डेमोग्राफी के तौर पर समझना पड़ा है बंगाल को। बिहार जैसे राज्य में भी बीजेपी ने कितने दिन लिए, वहाँ पर भी हर जगह पर जहाँ पर बीजेपी आती है, जिनको मौका मिलता है तो पर्यवेक्षक बनाए जाते हैं, वो प्रोसेस है उनका। अमित शाह को इसलिए भेजा गया है क्योंकि वो गृह मंत्री हैं और बंगाल की डेमोग्राफी को समझते हैं, क्योंकि बंगाल आम राज्य जैसा राज्य नहीं है। आपने देखा है कि टीएमसी ने किस तरीके से वहाँ पे राज किया है पिछले 15 सालों में, और क्या क्या देखा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी। तो हर चीज़ों को मैनेज करने के लिए कहीं ना कहीं पार्टी को कदम उठाने पड़ते हैं और ऐसे नाम सामने लेके आने पड़ते हैं कि भाई वो सबको साथ लेके चले। और बंगाल को भी कहीं ना कहीं उनको अभी दिखाना है करके, क्योंकि पीएम ने जिस तरीके से भाषण दिया था अपना जब पहुंचे थे कार्यालय में कि हमको बदला नहीं है, बदलाव करना है। तो बदलाव के लिए कहीं ना कहीं एक ऐसा नाम लेके चुनना पड़ेगा और कि जो बदलाव भी करे और बीजेपी को वहाँ मजबूत भी करे। तो साफ है कि बंगाल में, क्योंकि अब तक बंगाल का रिकॉर्ड रहा है कि जो भी सरकार वहाँ गई है उसके बाद वो दोबारा लौट करके नहीं आई है, और ऐसा कोई भी मौका बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती। और शुरुआत से, यानी पहले दिन से ही सरकार ये रूपरेखा लेकर के चल रही है कि बंगाल में बदला नहीं, बदलाव लेकर के आएंगे, और ऐसा बदलाव जो कई सालों तक चले, सिर्फ 5 साल का कोई टेन्योर नहीं, कोई शॉर्ट टर्म थ्योरी नहीं। और इसीलिए अमित शाह पूरा फुल प्रूफ प्लान लेकर के बंगाल में डेरा डाले हुए हैं। इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अमित शाह के इस कदम को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे स्टेट मिरर।